हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। आज बहुत सारे छात्रों के डिमांड पे मैं लेकर आ चुका हूँ पंजाब बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न उत्तर, जिसमें हम सिविक्स के बारे में बात करेंगे, जिस लेसन का नाम है लोकतंत्र, गतिविधियाँ और कार्य संचालन। इनके सारे क्वेश्चन आंसर को मैं बहुत ही ईज़ी वे में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही बेस्ट और सिंपल लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन को आंसर आपको मिलेगा। ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम देखेंगे कि सामाजिक वर्गीकरण के क्या कारण हैं? सामाजिक वर्गीकरण मतलब क्या होता है? समाज का अलग-अलग हिस्सों में बँटना। जैसे कि इसका आंसर होगा जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति, इन सभी के कारण ही सामाजिक वर्गीकरण होता है। ठीक है? किसी पड़ोसी देश के साथ अंग्रेजों को सामाजिक विभाजन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पूछ रहा है कि किस पड़ोसी देश के साथ अंग्रेजों को सामाजिक विभाजन का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उसका नाम है आयरलैंड। ठीक है? आयरलैंड के साथ हमें बहुत सारे सामाजिक विभाजन का सामना करना पड़ा। ठीक है? यूगोस्लाविया के सामाजिक विभाजन का आधार कौन से 2 कारण थे? यूगोस्लाविया में जो सामाजिक विभाजन हुए थे, उसके 2 कारण बताइए। ठीक है? तो पहला कारण है जाति तथा दूसरा कारण है राजनीतिक। ठीक है? महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल में सिख राज्य में कौन-सा तत्व गायब थे? ठीक है? पूछ रहा है कि महाराणा महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल में सिख राज्य में कौन-सा तत्व गायब थे? तो वो है सांप्रदायिक विभाजन। उनके शासनकाल में सांप्रदायिक विभाजन नहीं था। ठीक है? दीन-ए-इलाही किस राजा की उदार नीति का प्रमाण है? आपको पता है कि अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था। ठीक है? जो कि उसका सफल नहीं हो पाया। ठीक है? बस एक ही आदमी उसको अपना पाया, वो थे बीरबल। ठीक है? अकबर राजा थे जिन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था, एक नीति चलाई थी। किस वर्ष में लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे? तो आपको याद रखना है 2011 में लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे। ईसाइयों के विरुद्ध सांप्रदायिक हिंसा किस राज्य में हुई थी? तो वो हुई थी उड़ीसा में। ठीक है? उड़ीसा राज्य में ईसाइयों के विरुद्ध सांप्रदायिक हिंसा हुआ था एक बार। ठीक है? समाज के सामाजिक विभाजन के आधार का कोई एक पहलू लिखिए। लोगों में पहचान की प्रभावना भावना। लोगों में पहचान की भावना होती है, ठीक है? जिसे हम सामाजिक समाज की प्रबल भावना कहते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न है, उन अन्य गतिविधियों के नाम बताइए जो एक सामान्य छात्र दिन भर में करता है। तो सिंपल सा इसका आंसर बहुत ही आसान भाषा में आप लिख सकते हो कि एक सामान्य छात्र दिन भर में तैयार होके स्कूल जाता है, वहाँ पर पढ़ाई करता है, फिर वह शाम को अपने घर पे आता है, फिर शाम को कुछ समय के लिए खेलता है, फिर रात को स्कूल का जो भी होमवर्क या गृह कार्य मिलता है, उसे करता है और खा पी कर सो जाता है। सिंपल में आप इतना लिखोगे, आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। ठीक है? आप वीडियो को रोक-रोक के बीच में सारे क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइएगा। आपके पूरे डिट्टो जितने भी बोर्ड में आएँगे एग्ज़ाम में, आप डेफ़िनिटली देखिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। एकदम मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। ठीक है? अगला प्रश्न, लोकतंत्र को समझने के लिए मन में उठने वाले 2 प्रश्न बताइए। पहला प्रश्न लिखिएगा, लोकतंत्र क्या है? क्या होता है? दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? सिंपल, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, डिट्टो आप वही आंसर दीजिए। ठीक है? ज़्यादा आपको याद नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न अगला, जनता की मांगों के प्रति सरकार का रवैया सामाजिक विभाजन को किस प्रकार प्रभावित करता है? सरकार के जनता की मांगों के प्रति रवैया सामाजिक विभाजन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगर सरकार सभी की मांगों को ध्यान से सुनता है तो एकता बढ़ता है, लेकिन अगर वो कुछ समूह की मांग को ही महत्व देता है तो तो इसे समाज में असंतोष और विभाजन हो सकता है, और इसे राजनीतिक जो दल होती है ना, विपक्षी पार्टी,
वो भी इसका फ़ायदा उठा सकती है। देखिए, बड़ी कमाल की बात बोला है इसने कि अगर सरकार की जो जो भी लोग होते हैं वो माँगते हैं, सरकार से कुछ चीज़ें माँगते हैं, तो उसके प्रति उनका रवैया क्या है? देखिए, अगर वो सभी जातियों के लिए, सभी धर्म के लिए समान कार्य करता है, तब तो ठीक है, एकता बना रहता है। लेकिन कभी-कभी कोई ऐसी सरकार भी होती है, जो अपने जातियों के और अपने कुछ ही लोगों को महत्व देती है और उन्हीं का काम करती है, बाकी सबका काम नहीं करती है। और ऐसा होता है, तो जान लीजिए समाज में बहुत ही भयंकर जो है, आपको उथल-पुथल चालू हो जाएगा और सभी लोग नाराज़ हो जाएँगे, जिससे असंतोष की भावना उनके अंदर आ जाएगी, वो सरकार से संतुष्ट नहीं होंगे और बगावत भी हो सकती है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जातिगत दबाव समूह क्या है? किसी विशेष जाति से उत्पन्न होते हैं और अपनी सामाजिक और राजनीतिक मांगों के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। देखिए, किसी भी विशेष जाति से ये उत्पन्न होती है, ठीक है? और अपनी सामाजिक और राजनीतिक मांगों के पक्ष में सरकारी नीतियों का प्रभावित करती हैं। ये होता है जातिगत दबाव समूह, ठीक है? नारीवाद क्या है? नारीवाद का मतलब है सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता में विश्वास करना। ये महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अवसर और अधिकार दिलाना चाहता है। भेदभाव को खत्म करना चाहता है, ठीक है? और एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जहाँ पर लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। देखिए, नारीवाद का मतलब ये नहीं होता है कि ओनली आप महिलाओं के लिए ही करिए। नारीवाद का मतलब होता है कि आप ऐसा एक समाज बनाइए जिसमें पुरुष, महिला सबको समान अधिकार मिले। तो वो सभी काम कर सके महिलाएँ जो पुरुष करते हैं, ठीक है? सारे अधिकार उनको मिलने चाहिए, ठीक है? ये होता है नारीवाद। क्या क्या राजनीतिक दल भी धर्म के आधार पर बनते हैं? ये प्रश्न है हमारा, ठीक है? देखते हैं इसका उत्तर। हमारे देश भारत में धर्म के आधार पर राजनीतिक दल नहीं बनता, लेकिन कई राजनीतिक दलों का गठन धर्म के आधार पर भी हुआ है, ठीक है? वे केवल अपने धर्म के व्यक्तियों के कल्याण को ही महत्व देते हैं। देखिए, हमारे देश में वैसे तो दो धर्म के आधार पर कोई दल नहीं बनता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे अपनी पार्टी बनाते हैं और अपनी ही जाति वालों को वो ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरी जातियों को कम देते हैं, ठीक है? ऐसे में सरकार चलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब चलिए लॉन्ग प्रश्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है? पहला प्रश्न है, पुरुष प्रधान समाज या नारीवाद के प्रति अत्यधिक झुकाव दोनों ही लोकतंत्र के लिए खतरा है, बताइए कैसे? पुरुष प्रधान, सबसे पहले बात करेंगे पुरुष प्रधान के बारे में। पुरुष प्रधान समाज, हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। इस समाज में स्त्रियों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते तथा वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाती। इस कारण समाज में स्त्रियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है? दूसरा अपना है नारीवाद। नारीवाद में महिलाओं को समान अधिकार और विकास के अवसर देने की धारणा रखी जाती है। इस प्रयास में बहुत बार पुरुषों के अधिकारों को भी अनदेखा हो जाता है, ठीक है? यह भी गलत है। वास्तव में समाज तभी सही ढंग से चल पाएगा जब दोनों वर्गों को समान अधिकार दिए जाएंगे। देखिए, बहुत ही पुरातन काल पहले से ही और आज से भी बहुत सारे भेदभाव होते हैं। कभी-कभी सरकार ऐसे काम कर देती है जहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा फायदा होते हैं, पुरुषों को कम होते हैं और पुरुषों को ज़्यादा फायदा होते हैं, महिलाओं को कम फायदा होते हैं। ऐसे में ये समाज जो है असंतुष्ट हो जाएगा और इसमें जो है विवाद हो जाएँगे, ठीक है? इसलिए हमें हमारे समाज में ऐसा बनना चाहिए जो सबको समान अधिकार मिल सके। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भारतीय राजनीतिक का वह पहलू भी है कि सियासत जाति पर आधारित है। आप सहमत हैं या नहीं? कारण बताइए, ठीक है? प्रश्न समझ में आ रही है? भारतीय राजनीति का एक पहलू यह भी है कि सियासत जाति पर आधारित है। जो सरकार चल रही है वो जाति पर आधारित है। आप सहमत हैं या नहीं? ज़रा कारण बताइए। चलिए बात करते हैं इसके उत्तर के बारे में, ठीक है?
भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण पहलू है जो चुनाव लड़ने और वोटों को प्रभावित करने का एक तरीका बन गया है। इसके कई कारण हैं जिनमें राजनीतिक दल जातिगत पहचान को मजबूत करते हैं। मतदाता जाति के आधार पर लामबंद होते हैं और राजनेता जात पात का इस्तेमाल अपना अपना काम निकलवाने के लिए लेते हैं। हालांकि यह भी सच है कि कुछ हद तक राजनीति में जाति का महत्व कम होने लगा है। देश के कई पार्टियां ऐसी हैं जो सभी जातियों को लेकर चलने का प्रयास कर रही हैं और चुनाव सिर्फ जाति पर आधारित नहीं होती है। देखिए, कई सारे आपने देखा होगा भारत में ऐसी जो पार्टियां हैं जो ओनली जो है चुनाव करवाती हैं। जब चुनाव की टाइम आती है तो उसमें जात पात का अपना लोभ दे के लोगों को बोलते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, आप लोग मुझे वोट दीजिए। ऐसा करके वो लोग वोट ले लेते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जमाना बदल रहा है और ऐसी पार्टियां भी बन रही हैं जो कि जाति पर नहीं वोट लेती हैं, धर्म पर वोट नहीं लेती हैं, बल्कि सभी जातियों को लेके चल रही हैं और एक सुंदर भारत बनाने का प्रयास कर रही हैं। चलिए आगे बात करेंगे। सामाजिक रूप से विभाजित समाज के किन्हीं 3 पहलुओं को विस्तार में लिखें। चलिए लिखते हैं इसको, ठीक है? अपनी भाषा में लिखेंगे हम लोग इसको आसान तरीके से। पहला, लोगों में पहचान की प्रबल भावना। इस प्रकार के समाज का पहला पहलू यह है कि लोगों के भीतर प्रबल भावना से लोग स्वयं को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं क्योंकि शक्तिशाली समूह राजनीति का सहारा लेने लगते हैं। देखिए, ये पहला जो पहलू है लोगों में पहचान की प्रबल भावना क्या होती है कि जैसे कि कोई आदमी होता है और वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा रहता है तो वो अपने आप को शक्तिशाली समझने लगता है। उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर दूंगा, मेरे नेताजी है, मुझे बचा लेंगे। ये पहली पहलू थी। दूसरा पहलू देखिए, इसमें दूसरा पहलू यह है कि राजनीतिक दल किसी समुदाय की मांगों को किस प्रकार समझाए ने रखते हैं। जो मांगे संविधान के दायरे में हो और किसी समुदाय को नुकसान ना पहुंचाती हो, उन्हें आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। देखिए, अब कहने का मतलब क्या है, दूसरा क्या है, इसमें दूसरा पहलू ये कह रहा है कि राजनीतिक दल ऐसे होने चाहिए जो कि ऐसी मांगे जो समाज के हित के लिए हो, संविधान के दायरे में हो। ऐसी मांगों को हम कह सकते हैं कि इस समाज के रूप में समाज की तरफ काम कर रही है। ठीक है? तीसरा पहलू है, तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि सरकार का रवैया कैसा है। सरकार किसी समुदाय की मांग पर कैसे प्रतिक्रिया देती है, यह भी महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। यदि सरकार सभी की बातें मान लेती है और तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो सकता है कि बहुत अच्छा होगा। जो ये नहीं तो देश की अखंडता भी खतरे में पड़ सकती है। देश की जो अखंडता है वो खतरे में पड़ सकती है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर सरकार जो होती है वो जनता के कैसे रवैये, कैसे रिस्पेक्ट करती है, जनता को कैसे आप सामने वो रखती है किसी भी चीज़ को। जैसे मान लीजिए कोई जनता है, अगर वो चाहती है कि ऐसा सरकार मिले जो सभी की माँगों को स्पष्ट रूप से सबके सामने ऐसा रखे, जो सबके हित में हो, सबके हितकारी में हो। सब लोग जो है उसका इम्पोर्टेंस दें, महत्व दें, ठीक है? और सरकार भी ऐसा काम करे जो सभी समुदाय को, सभी जातियों को समान अधिकार से देखे, ठीक है? इस तरह से आपका पूरा जो है ये लेसन समाप्त हुआ। बताइएगा कमेंट में कि क्या आपको और भी इस सामाजिक विज्ञान के प्रश्न उत्तर पे डिस्कशन चाहिए या आसानी रूप से कोई क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो लेसन का नाम मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? थैंक यू फॉर द लविंग सपोर्ट। जय हिंद।